स्टार्ट करते हैं अपन। आज देखेंगे सिक्योरिटीज़ एंड कैपिटल मार्केट वाला सब्जेक्ट, जिसमें आज अपन देखेंगे सबसे वैसा वाला चैप्टर जो हर सब इसके कुछ कुछ चीज़ें आपको हर चैप्टर में दिखेंगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी सेबी, हमारी अपनी सेबी। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। और बिना कुछ टाइम पास किया आज सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, तो देखते जाते हैं फटाफट। इंट्रोडक्शन क्या बोल रहे हैं पहले तो, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 12, 1992 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ठीक, 1992 में ये एक्ट आया था और 1992 में 12 अप्रैल को ये एक्ट एस्टेब्लिश हुआ था। द फर्स्ट स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप बाय पोस्ट the reforms of 1991 of the Securities Exchange Board of India, SEBI. SEBI has been formed under SEBI Act 1992. SEBI Act 1992 has come into force with effect from 30th January 1992. SEBI is a body corporate having perpetual succession and common seal. Further, being a body corporate, it has its separate property, contractual rights, right to sue and be sued. ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है। फर्दर बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट हैज अ सेपरेट प्रॉपर्टी, contractual rights and right to sue and to be sued. SEBI is an authority to regulate and develop the Indian capital market and protect the interest of investors in capital market. SEBI has replaced the Controller of Capital Issues and Authority under Capital Issue Control Act 1947. इसको ये रिपील मतलब चेंज करके रिप्लेस करके ये आया है। SEBI has its head office at Mumbai. Further, the board may establish offices at other places in India. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेबी के, तो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, कैसे याद रखोगे इसको, PPR, प्रोटेक्ट प्रमोट रेगुलेट। ठीक है जी, टू प्रोटेक्ट क्या, द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी मार्केट, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंशियल देयर टू। क्रक्स समझो, प्रोटेक्ट प्रमोट रेगुलेट। ठीक है, तीन चीजें अपने इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट प्रमोट रेगुलेट बना के लिख लेना। मतलब ये देखो आगे फिर क्या है, प्रोटेक्ट क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, प्रमोट क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, रेगुलेट क्या करेगा, पूरे ओवरऑल सिक्योरिटी मार्केट को, एंड फॉर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंशियल देयर टू, यानी कि जो भी संबंधित रहेगी अपने इससे सिक्योरिटी मार्केट से, उसको अपन कनेक्टेड मान लेंगे, मतलब वो भी रेगुलेट करने का काम है। फिर कंपोजिशन मैनेजमेंट ऑफ सेबी, सेक्शन 4 बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेते हैं फटाफट। द सेबी एक्ट प्रोवाइड्स दैट द सेबी शेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, नेमली a chairman, 2 members from amongst the following of the Ministry of Central Government dealing with the finance and administration of the Company Act 2013, who shall be nominated by the central government. 1 member from amongst the official of the Reserve Bank. ठीक है, एक चेयरमैन हुआ, 2 मेंबर हुए फ्रॉम द अमोंगेस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो डील करेंगे फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में, शैल बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। तीसरा, यानी कि अब तक हो गए कितने, चेयरमैन, 2 मेंबर, एक अपना मेंबर जो रिजर्व बैंक का होगा, फिर 5 मेंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, 5 4 को कितने हो गए, 9 हो गए, 9 मेंबर है, 5 अदर मेंबर्स, 5 अदर मेंबर्स ऑफ हुम एटलीस्ट 3 shall be the whole time members to be appointed by the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही ये भी अपॉइंट होंगे, और होल टाइम मेंबर 3 होने चाहिए, 5 में से 3 होल टाइम मेंबर होनी चाहिए, बाकी 2 को भी होल टाइम रख सकते हो, वो एटलीस्ट बोला है कि एटलीस्ट 3 होल टाइम मेंबर होने ही चाहिए। ठीक है, अपॉइंट हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर्स आर फ्रॉम अमंग एज द पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग हु हैव shown capacity in dealing with problems relating to securities market or have special knowledge or experience of law, finance, economic, accountancy, administration or in any other discipline which in the opinion of the central government shall be useful to SEBI. ओके जी, कुछ भी जो भी आपको ऐसे सब्जेक्ट जो ऐसे थोड़े से भारी भारी लगते हैं ना, लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन और इन एनी अदर डिसिप्लिन विच द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी यूजफुल टू सेबी। ठीक है, ये सारी फील्ड के रिलेटेड होने चाहिए। अब देखो जी, एक इंपॉर्टेंट आंसर बनता है और एक सिंपल आंसर बनता है। आंसर का नाम है फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ सेबी। फंक्शंस और ड्यूटीज ऑफ सेबी कह सकते हो। सबसे पहले तो अपन वापस देख लेते हैं कि फंक्शंस यानी कि मेन सेबी का वो क्या है, उद्देश्य क्या है। तो द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ द सेबी। तो पहले अपन ने देखा PPR, प्रोटेक्ट प्रमोट रेगुलेट। प्रोटेक्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी मार्केट, प्रमोट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, रेगुलेट करेंगे द सिक्योरिटी मार्केट को, और इंसिडेंशियल देयर विद। ठीक है, ये लिख देना एक लाइन।
द अबव फंक्शंस इंटर आलिया वुड इंक्लूड द फॉलोइंग। ये सारे फंक्शंस जो मैं पढ़ूंगा अब वो इसी के अंदर अंतर्गत आते हैं और इन चीज़ों के ऊपर मेन ध्यान रखा जाएगा। ठीक है जी, तो फंक्शंस इंटर आलिया वुड इंक्लूड द फॉलोइंग में क्या क्या है? टू रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ वेरियस इंटरमीडियरीज सच एज ब्रोकर, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर एक्सेट्रा। ठीक है, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ फॉरेन institutional investors, credit rating agencies, registering and regulating the working of venture capital funds and capital collective investment scheme, including mutual funds, prohibiting fraudulent and unfair trade practices. ठीक है, prohibiting fraudulent and unfair trade practices relating to securities market, promoting investors education and training of intermediaries of securities market, prohibiting insider trading, regulating substantial acquisition of shares and takeover of companies, levying fees or other charges, conducting research for the above purposes, performing such other functions as may be prescribed. ओके जी, अब देखो एक बार वापस से देखते हैं। सबसे पहला शॉर्ट में एकदम प्यार से ध्यान रखें, काफ़ी सारे पॉइंट में सब यही है कि रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग, तो उसको मैं एक सम करके बताता हूँ, सम अप करके बताता हूँ कि किस चीज़ को अपन रेगुलेट करने वाले। रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज। फिर है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ वेरियस इंटरमीडियरीज। ठीक है, जितने भी इंटरमीडियरीज शेयर मार्केट के रिलेटेड हैं उनको रेगुलेट करने का काम करती है। और किसको करती है रेगुलेट करने का काम? डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरीज कौन सी होगी बेटा? CDSL और NSDL आर दी 2 डिपॉजिटरीज इन इंडिया। ठीक है, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो भी उसके अंडर में जो भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं और जो भी ये सब ब्रोकर वगैरह होते हैं वो सबको करेगी। फिर है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII बोलते हैं ना जिसको, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी रेगुलेट करने का काम और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को भी रेगुलेट करने का काम कौन करेगा बेटा? सेबी करेगी। फिर द वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, CIS स्कीम, आगे अपन का पूरा इसका चैप्टर है वेंचर कैपिटल फंड इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में ही आएगा अपना CIS, नहीं म्यूचुअल फंड और CIS दोनों अलग अलग चैप्टर हैं पर बहुत अच्छे चैप्टर हैं, बहुत अच्छे से आराम से अपन कर लेंगे। इसकी वीडियो दोनों की शायद बनी हुई है, फिर भी अपन एक बार देख लेंगे। ठीक है, वापस से बनानी है सारी। तो रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ वेंचर कैपिटल फंड एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट, अब आ गया प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट। फिर प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका भी अपन सेक्शन पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से 15G है। ठीक है, तो एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे कि क्या बोला हुआ है और क्या पेनल्टी वगैरह लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पेनल्टी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनसाइडर ट्रेडिंग, और इसके बारे में अपन डिटेल में समझेंगे। प्रोहिबिटिंग हो गया फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। फिर प्रमोट इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जो भी इंटरमीडियरीज हैं उनको एजुकेट करने का काम, उनको ट्रेनिंग देने का काम भी करती है सेबी। रेगुलेटिंग सब्सटेंशियल एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज, ठीक है, ये ध्यान नहीं रखो चलेगा। लेवाइंग फीस और अदर चार्जेस, अपन को पता ही है कि सेबी हर चीज़ के लिए फीस और पैसा लेती है, तो वो एकदम सिंपल है। कंडक्टिंग रिसर्च फॉर अबव पर्पसेस, ठीक है, उसको भी ऊपर वाली जो भी चीज़ें हैं उसको भी ठीक करने के लिए और रिसर्च आप करने के लिए अपने आप को तैयार रखना। कंडक्टिंग रिसर्च मतलब और भी कुछ, अगर कहते हैं ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलती रहती है हर किसी कंपनी में, तो वैसे ही है। परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, सिंपल है। अब देखो कितने पॉइंट हो गए। सबसे पहले तो लिखना है अपन को, ये अगर आंसर बन जाता है ना, बड़ा अच्छा आंसर बनेगा, 4 मार्क में अपने को बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ द सेबी, प्रोटेक्ट, प्रमोट, रेगुलेट, ठीक है। उसके बाद लिखने का ये जो फंक्शंस है इंटर आलिया वुड इंक्लूड द फॉलोइंग, तो कौन से रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ वेरियस इंटरमीडियरीज। उसके बाद कुछ ऐसे लिख देना, मर्चेंट बैंकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार और अपना ब्रोकर, बस इतना भी लिख दोगे चलेगा, एक्सेट्रा कर देना। फिर रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक्सेट्रा लिख देना। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड। Promoting investors education and training of intermediaries of securities market, prohibiting fraudulent and unfair trade practices relating to security market, prohibiting insider trading in securities, फिर levying fees और other charges, conducting research for the above purposes, performing such other functions as may be prescribed। 11 पॉइंट बन गए और कितने सिंपल पॉइंट थे, ठीक है। चलो आगे देखें, अभी आगे देखते हैं।
क्या बोला, पावर्स ऑफ सेबी अंडर सेबी एक्ट 1992। पावर्स क्या क्या है, पावर टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इशू और प्रोस्पेक्टस ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टीजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज सेक्शन 11A में बोला गया है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स द सेबी में स्पेसिफाई बाय रेगुलेशन द मैटर रिलेटिंग टू इशू ऑफ कैपिटल, transfer of securities and other matters including thereto, and the manner in which such matters shall be disclosed by the companies। ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स द सेबी में स्पेसिफाई बाय द रेगुलेशन द मैटर रिलेटिंग टू इशू ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर मैटर्स इंसिडेंशियल देयरटू, एंड द मैनर इन विच सच मैटर शैल बी डिस्क्लोज बाय द कंपनीज। देखो ये पावर में सबसे पहले पावर कौन सी दी हुई है सेक्शन 11A में, कि पावर टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टीजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझो। कभी भी कोई भी अगर वो होता है ना, कंपनी IPO निकालने वाली होती है, तो वो उसको बताना पड़ता है कि हमारा ये ऐसे ऐसे प्लान है, ये वाले इतने इन्वेस्टर मतलब इतनी वो है, ऑफर फॉर सेल है, इतनी ये सारी चीज़ें हैं और ऐसे ऐसे सब कुछ है, इतने % हम लोग पैसा ले रहे हैं, इतना हमारा टर्नओवर है, सारी डिटेल में अपन को बतानी पड़ती है चीज़ें, तो वो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस को रेगुलेट करने का काम, उसको प्रोहिबिट करने का भी काम सेबी की ये पावर है, बहुत तगड़ी पावर है। ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टीजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फॉर इशू ऑफ, प्रोहिबिट करने का काम जो है ना वो है ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टीजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज। जहाँ पे एडवर्टीज कर रहे हो आप सॉलिसिटिंग मनी के रिलेटेड अगर कुछ आप एडवर्टीज कर रहे हो तो उसको रोकने का काम, उसको रिस्ट्रिक्ट करने का काम भी सेबी कर सकती है हमारी। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स द सेबी में स्पेसिफाई बाय रेगुलेशन द मैटर रिलेटिंग टू इशू ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर मैटर्स इंसिडेंशियल देयरटू, द मैनर इन विच सच मैटर शैल बी डिस्क्लोज बाय द कंपनीज। कैसे आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हो वो भी बताएगी कौन, सेबी। द सेबी में इशू सेबी में बाय इशूइंग जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रोहिबिट any company from issuing prospectus, any offer document or advertisement soliciting money from the public for the issue of securities। रोक सकती है किस को, प्रोस्पेक्टस को इशू करने से, ऑफर डॉक्यूमेंट को इशू करने से, या कोई भी ऐसी एडवर्टीजमेंट जो सॉलिसिटिंग कर रही है, मतलब जो भी मनी के संबंधित है, उसको रोकने का काम कर सकती है सेबी। स्पेसिफाई द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द प्रोस्पेक्टस सच ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टीजमेंट इफ नॉट प्रोहिबिटेड मे बी इशूड। ठीक है, वही लोग ही बताएंगे कि हाँ ये कंडीशन अगर आपकी रहेगी तो हम आपको अलाउ कर देंगे कि आप कर सकते हो इशू। ठीक है जी, फिर है अपना स्पेसिफाई बाय रेगुलेशन, और दो तरीके से किया है, स्पेसिफाई बाय रेगुलेशन और बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। द मैटर रिलेटिंग टू इशू ऑफ कैपिटल और द मैनर इन विच सच मैटर शैल बी डिस्क्लोज बाय द कंपनीज। ठीक है, वही पीछे वाली बात है, उसको कर दी हुई है, पीछे वाली बात है उसी को ही कर दिया है। स्पेसिफाई बाय रेगुलेशन और बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। इट मैटर द मैटर, ये बता रहा हूँ मैं, स्पेसिफाई बाय रेगुलेशन द मैटर रिलेटिंग टू इशू ऑफ कैपिटल, द मैनर इन विच सच मैटर शैल बी डिस्क्लोज बाय द कंपनीज। द जनरल और स्पेशल ऑर्डर में क्या होगा, प्रोहिबिट कर सकती है, प्रोहिबिट बाय एनी prohibit any company from issuing prospectus, any offer document or advertisement soliciting money from the public for the issue of securities. Specify the condition subject to which the prospectus, such offer document or advertisement if not prohibited may be issued। जो prohibit नहीं होगी वो सारी सी बातें issue कर सकते हो। फिर है power of directions, 11A था पहला, जिसमें अपन बोल रहे थे कि उसके पास पावर है और प्रोहिबिट करने की पावर है, पावर टू रेगुलेट एंड प्रोहिबिट द अपना इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट और ये सब एडवर्टीजिंग वगैरह जो भी सॉलिसिट कर रही है मनी को। अब है 11B में पावर ऑफ इशू डायरेक्शंस, कैसे कैसे आप काम कर सकते हो, डायरेक्शंस देने का काम भी सेबी का ही है। इफ सेबी इज सेटिस्फाइड आफ्टर मेकिंग ड्यू इंक्वायरीज दैट इट इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और ऑर्डिनरीली डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट और टू, हाँ ठीक है ये पहला हो गया, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और ऑर्डिनरीली डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट और प्रमोट ये, ठीक है, तो ये वाली पावर होगी डायरेक्शंस की। फिर टू प्रिवेंट द अफेयर of any intermediary or other persons referred to section 12 being conducted in a manner detrimental to the interest of investors or securities market। detrimental का मतलब होता है हानिकारक, जो चीज़ अपने लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पे क्या बोला, detrimental to the interest of investors, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के खिलाफ में जा रही है वो चीज़, तो उसे प्रिवेंट करने का काम है सेबी का। टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ एन इंटरमीडियरीज और अदर पर्सन रिफर टू इन सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या है वो अपन देखेंगे आगे, नहीं भी आया तो ध्यान रखो, सेक्शन 12 में जिन लोगों को मना किया होगा, जिन लोगों को रखा होगा
और उन लोगों ने कुछ धांधल बांधल करी तो उनको पनिशमेंट दे सकती है सेबी और अपना इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के हित में काम करवा सकती है। फिर फिर है टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी सच इंटरमीडियरी और पर्सन। ठीक है, सिक्योर करने का भी काम सेबी का ही है। सेबी में इशू सच डायरेक्शंस टू एनी पर्सन्स और क्लास और पर्सन्स रिफर टू सेक्शन 12 और एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, कि आपको कैसे काम करना है। पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन refer to in this associated with the security market to any company in respect of matter relating issue of capital transfer of securities or other matters incidental thereto as may be appropriated in the interest of investors in securities and share market securities market। ठीक है, सेबी में इशू सच डायरेक्शंस, ये वाले 3 पॉइंट। अब तीनों को सम अप करके दिया हुआ है। सेबी में इशू सच डायरेक्शंस to any person or class of person referred to in section 12 or associated with the securities market, to any company in respect of matter relating to issue of capital, transfer of securities or other matter incidental thereto as may be appropriate in the interest of investors in securities and securities market, in the interest of फिर उसके बाद बोला हुआ है in the interest of investors or ordinary development of the security market, to prevent the affairs of any intermediary or other persons referred to section 12 being conducted in the manner detrimental to the interest of investors of securities market। अगर कुछ भी उन लोगों के खिलाफ में होता है, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर के खिलाफ में होता है, तो उन लोगों को प्रिवेंट करने का काम, उन लोगों को बचाने का काम, उन लोगों को सही उन लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, इस चीज का ध्यान रखेगी कौन? सेबी। ठीक है, टू सिक्योर, तीसरा, टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी सच इंटरमीडियरी और पर्सन। ठीक है, अब 11A और 11 भी सिंपल। अब है एक बड़ा आंसर, काफी बड़ा है, मतलब ठीक है 1.5 पेज का 2 पेज का है। 11C काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर सकते हो आप। द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इंटरमीडियरी और अ पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट। पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इंटरमीडियरी the act provides that where SEBI has reasonable grounds to believe that power to investigation of an intermediary or a person associated with the securities market। पावर है सेबी के पास टू इन्वेस्टिगेट। अगर उन लोगों ने कुछ भी ऐसा काम किया है ना, तो फिर सेबी के पास पूरा अधिकार है कि वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो फिर उन लोगों को सबको कस्टडी में भी ले सकते हैं और सारी चीज़ें होंगी, वो भी अपन देखते हैं क्या क्या पावर है। इंपॉर्टेंट आंसर है, इसको प्रॉपरली समझेंगे। हाँ चलिए, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंटरमीडियरी और अ पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट सेक्शन 11C में बोला गया है। ग्राउंड्स फॉर इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, सबसे पहले तो वो बताए हुए हैं सारे। ठीक है, कि किस आधार पे आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तो 11C ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट वेयर सेबी हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज मार्केट आर बीइंग डील्ड विद इन अ मैनर डिट्रीमेंटल टू द इन्वेस्टर्स और द सिक्योरिटीज मार्केट। डेट्रीमेंटल यानी कि हानिकारक, उन लोगों के खिलाफ में जा रही है चीजें। एनी इंटरमीडियरी और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट हैज वायोलेटेड एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स और द रेगुलेशंस मेड और डायरेक्शंस इश्यूड बाय द सेबी। ठीक है जी, अगर ऐसा होता है या तो खिलाफ में जा रहे हैं या उन लोगों ने कोई एक्ट को या कोई प्रोविजन को वायोलेट कर दिया है या हाँ ठीक है ये कर दिया, तो फिर इट मे एट एनी टाइम बाय ऑर्डर इन राइटिंग direct any person specified in the order to investigate the affairs of such intermediary or person associated with the securities market and to report thereon to SEBI। ठीक है, वो लोग फिर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब आगे क्या बोला, ड्यूटी क्या है, ड्यूटी टू प्रोड्यूस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। वो लोग मांगेंगे, जो भी अभी कोई जिसको भी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेटर को वो रखा होगा उसके लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, अब वो उसकी ड्यूटी टू प्रोड्यूस मतलब उसको आपकी ड्यूटी बनती है। समझो आपने कोई वायलेशन कर दिया किसी एक्ट का, किसी इंटरमीडियरी ने किसी एक्ट का वायलेशन कर दिया, तो अब मैं इन्वेस्टिगेटर हूं तो मैं आपसे मांग सकता हूं कि मेरे को ये सारे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चाहिए, और आप उसको मना नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी मैनेजर, managing director, officer or other employee of the company and every intermediary or every person associated with the securities market to preserve and to produce to investigation authority all the books,
registers, other documents and records relating to the company or relating to the intermediary. ठीक है, जो भी मैं मांगूंगा मेरे को देंगे. Power of investigating authority. Investigating authority मेरी क्या power है? The investigating authority may require any intermediary or person associated with the securities market to furnish information which is relevant or necessary for the purpose of the investigation. ठीक है, मेरे को अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो केस के लिए रिक्वायर्ड है, कोई नेसेसरी चीज़ है, तो वो मैं पूछ सकता हूँ और आप लोगों को देनी ही पड़ेगी. पावर ऑफ कस्टडी, कितने टाइम तक मैं अपने अंडर, वो जो मैंने वो लिए थे अपने अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मैंने अपने अंडर लिए थे, वो कब तक मैं रख सकता हूँ. तो वो बोला कि द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मे कीप इन द कस्टडी एनी बुक्स, रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर 6 months एंड देयर आफ्टर शेल रिटर्न द सेम. ठीक है, 6 महीने बाद आपने दे दिया वापस, 6 महीने तक आप अपने पास रख सकते हो. हाउएवर द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मे कॉल फॉर एनी बुक और रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स इफ दे आर नीडेड अगेन. अगर मेरे को वापस जरूरत पड़ेगी मैं वापस मंगवा लूंगा. टू एग्जामाइन एन ओथ, मतलब मैं आपसे शपथ भी दिलवा सकता हूँ कि हाँ तुम जो बोलोगे वो सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे, ये तुम बोलो. ठीक है. द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मे एग्जामाइन एन ओथ any manager, managing director, officer or other employee of an intermediary or any person associated with the securities market and for the purpose may require any of those persons to appear before it personally. पर्सनली भी आप जाके ऐसे सब कर सकते हो. फेलियर इन कंप्लायंसेस, अगर कोई फेलियर किया तो जाहिर सी बात है पेनल्टी लगेगी. अब उसकी क्या पेनल्टी है वो पढ़ लेते हैं. If any person fails to comply with any of the directions or order issued by the investigating authority as above, then he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 1 crore rupees or with both, and also with a further fine which may extend to 5 lakh rupees for every day. यानी कि आपको ये तो दिया ही, अब उसके बाद फर्दर फाइन अगर लगता है कंपनी को कि आप अगर वापस से करते जा रहे हो वो चीज़ें, तो पर डे के लिए आपको 5 लाख रुपीज़ तक का पेनल्टी देनी पड़ सकती है आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द फेलियर और रिफ्यूजल कंटिन्यूज. ठीक है, रिफ्यूजल कंटिन्यूज होता है तो आपको पर डे की 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे. फिर क्या है, नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन. नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन जनरली जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के जो वो बोलते हैं ना, उन लोगों के रिलेटेड जो भी छोटे मोटे वो क्या बोलते हैं इंटर्नशिप टाइप वाले लोग, वो लोग नोट्स बना सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे वो हो रहा है. तो नोट्स ऑफ एन एग्जामिनेशन शेल बी टेकन डाउन इन राइटिंग एंड शेल बी रीड ओवर टू एंड साइंड बाय द पर्सन एग्जामाइंड एंड मे देयर आफ्टर बी यूज्ड इन एविडेंस अगेंस्ट हिम. ठीक है, अब देखो मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, आपने कोई जुर्म किया, आपने वायलेशन किया. अब मैं नोट्स बनाऊंगा कि तूने ये किया, वो सब लिख दिया. अब उससे साइन करवाएंगे कि हाँ ये मैं प्रूफ कर रहा हूँ, मैंने अग्री कर रहा हूँ कि मैंने ये किया. अब उसी को बाद में उसी के खिलाफ यूज़ करेंगे. पहले तो इसे ही लिखवाया मैंने, अब उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि हाँ उसी को फिर अपन उसके खिलाफ में यूज़ करेंगे. ठीक है. फिर क्या बोला, सीजर ऑफ रिकॉर्ड. सीजर का मतलब क्या होता है कि आप अपने अंडर में रख सकते हो. आगे भी देखा था अपन ने, वो क्या था, पीरियड ऑफ कस्टडी था कि अपने कस्टडी में ले रहे हो. यहाँ पे सीजर यानी कि आप परमानेंटली अपने पास रख रहे हो. ठीक है, क्या बोला इसके अंदर, अच्छा खासा पैराग्राफ दिया हुआ है, पढ़ते हैं. Where in the course of the investigation, the investigating authority has reasonable ground to believe that the books, registrar, other documents and records of or relating to any intermediary or any person associated with the securities market in any manner may be destroyed, mutilated, altered. अच्छा ठीक है, देखो मैं आपको पहले समझा देता हूँ क्या बोला. चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं कि समझा दूँ. देखो क्या बोला, सीजर ऑफ रिकॉर्ड्स. अगर मेरे को आपके वातावरण से, आप वातावरण नहीं क्या बोलते हैं उसको, आपके बिहेवियर से, आपके हाव भाव से, वो समझ लेना जो भी शब्द हो, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा. आपके बिहेवियर से मेरे को ऐसा लग रहा है जो व्यक्ति कोऑपरेट नहीं कर रहा, मैं अगर कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि नहीं यार ये कुछ धांधल बांधल करेगा. मैंने अपना मांग लिए, दे दिए उसने, पर वो आनाकानी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, और अब उसके खिलाफ वो क्या बोलते हैं ना, अपने पास प्रॉपर सबूत नहीं है. अपन को पता है कि हाँ ये कुछ लोचे वाला आदमी तो है, पर अपने पास पूरे प्रॉपर सबूत नहीं है कि अपन उसको अरेस्ट कर सकें या कुछ भी कर सकें.
ठीक है, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो अपन के पास मतलब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास ये पावर है कि अगर हमें लगता है कि सामने वाला मेरे उसको डॉक्यूमेंट्स और सारे रिकॉर्ड्स देने के बाद उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, म्यूटिलेटेड यानी कि तोड़ मड़ोड़ सकता है, कुछ उसके अंदर हेरा फेरी कर सकता है, ऑल्टर्ड यानी कि कुछ उसके अंदर ऑल्टरेशन कर सकता है, ये बदल के वो बदल दिया, फॉल्सिफाइड यानी कि पूरा पूरा गलत शो कर सकता है, ये वाले हटा के दूसरे रख दिए, और सीक्रेटेड यानी कि कुछ छुपाने की कोशिश कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी मे मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट or judge of such designated court in Mumbai as may be notified by the central government for an order for the seizure of such books, registers, other document and records। ठीक है, मेरे को अगर ऐसा लग रहा है कि तू ये कर सकता है तो मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट के पास, मजिस्ट्रेट और जज के पास जाऊंगा डेजिग्नेटेड कोर्ट के इन मुंबई इन लोगों ने दिया हुआ है, अब डेजिग्नेटेड कोर्ट याद रखो, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी नोटिफिकेशन द्वारा रहेगी उसको अपन फिर सीज कर सकते हैं। द ऑथराइज्ड officer may requisition the service of an police officer or any office the central government or of both to assist him for all or any of the purpose specified above, and it shall be the duty of every such officer to comply with such requisition। ठीक है, सबको मतलब इसके लिए अपन फिर पुलिस ऑफिसर को भी मदद ले सकते हैं कि हाँ यार इसके लिए ऐसे ऐसे है और हमें सहायता की ज़रूरत है, तो वो लोग ले सकते हैं। और ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट or judge of such designated court authorizing the investigating authority। ठीक है जी, order of the magistrate or judge of such designated court authorizing the investigating authority। After considering the application and hearing the investigating authority, After considering the application and hearing the investigating authority, if necessary, the magistrate or judge of the designated court may, by order, authorize the investigating authority to enter, to search, to seize। ठीक है, वो उसको परमिशन दे सकते हैं, तुम इसके अंदर, इस परमाइसिस के अंदर घुस सकते हो और वहाँ पे सर्च कर सकते हो, और कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो सीज करने जैसी हैं तो आप सीज भी कर सकते हो। ठीक है, इतना ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जेम्पशंस में क्या बोला कि हाउएवर द मैजिस्ट्रेट ऑफ द और द जज ऑफ द डेजिग्नेटेड कोर्ट शैल नॉट ऑथराइज सीजर ऑफ बुक्स, रजिस्ट्रार, अदर डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ एनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी और पब्लिक कंपनी which intends to get its security listed on any recognized stock exchange unless such company indulge in insider trading or market manipulation। आप किसी भी कंपनी जो भी पब्लिकली मतलब जो भी रजिस्टर अपने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर होने वाली है या हो चुकी है या है, तो उसको आप ऐसा सीज नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखो ये अगर ऐसी छोटी सी भी न्यूज़ बाहर लीक हो जाती है जिनके मतलब पब्लिक के काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स होंगे, अब मान लो रिलायंस ने ऐसा कुछ कर दिया और रिलायंस के खिलाफ अगले दिन ऐसी न्यूज़ आई, तो शेयर मार्केट में आपको पता ही है क्या होगा, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट चालू हो जाएंगे, वो शेयर की प्राइस कम होती जाएगी, उससे पब्लिक का फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वजह से जो भी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड हैं उसको वो कर दिया जाएगा लिस्टेड सिक्योरिटीज़ जो भी हैं उन लोगों को रोक लगा दी जाएगी कि आप सर्च तक आप कर सकते हो पर सीज नहीं कर सकते, और इसको ना पब्लिकली थोड़ा सा डिस्क्लोज करने में बचाने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी ऐसा पता चलता है कि रिलायंस इनसाइडर ट्रेडिंग में या मार्केट मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है, तो फिर आप ये सब कर सकते हो। ठीक है, अपन के पास पूरे प्रॉपर सबूत है कि यार ये कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग वाला मामला है या फिर मार्केट मैनिपुलेशन चल रही है, तो फिर आप ये कर सकते हो। ठीक है, एवरी सर्च एंड सीजर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी कैरिड आउट एज प्रोविजन ऑफ CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। हाँ ठीक है, ये अभी पॉइंट नहीं है काम का, इतना ध्यान रखो। ठीक है, अब अपन ने देखी क्या 11C देखा, बहुत अच्छा आंसर है। सबसे पहले देखा कि ग्राउंड्स क्या है, तो कोई भी वायलेशन किया होगा, या फिर क्या था दूसरा पॉइंट, डेट्रीमेंटल टू द इन्वेस्टर्स या सिक्योरिटी मार्केट। फिर ड्यूटीज़ टू प्रोड्यूस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, पावर। ये देखो सिर्फ हेड पॉइंट्स भी ध्यान रखोगे ना तो आपको काफ़ी सहूलियत रहेगी आखिरी दिन पे एग्ज़ाम में याद रखने, मतलब रिवाइज करते वक्त।
फिर ड्यूटी टू प्रोड्यूस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी में अपन ने देखा कि वो मांग सकता है। पावर पीरियड ऑफ कस्टडी था 6 महीने और 6 महीने बाद आपको वापस देनी पड़ेगी। टू एग्जामाइन एंड ओथ ले सकता है। फेलियर ऑफ कंप्लाइंस अगर हुआ तो 1 साल तक की जेल, 1 करोड़ तक का फाइन, दोनों भी हो सकती है। और अगर फर्दर कंटिन्यूस रहा आपके उसमें अपने इसमें गलती आपने वापस करते रहे फेलियर की, तो पर दिन की 5 लाख रुपए तक की आपकी कीमत हो सकती है पनिशमेंट की। फिर नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन आप करवा सकते हो। सीजर ऑफ रिकॉर्ड्स आप करवा सकते हो अगर आपको लगता है कि वो सामने वाली पार्टी डिस्ट्रॉय कर सकती है, रिकॉर्ड्स को म्यूटिलेट कर सकती है, अल्टर्ड कर सकती है, फॉल्सिफाइड कर सकती है, सीक्रेटेड कर सकती है, तो आप मजिस्ट्रेट और जो जज के पास जाके नोटिफिकेशन के द्वारा उन लोगों को बोल सकते हो और इस ऑर्डर ले सकते हो सीज करने का। फिर ऑर्डर दे सकती है मजिस्ट्रेट और जज, डेजिग्नेटेड जो भी रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एंटर करने के लिए, सर्च करने के लिए और सीज करने के लिए। तो ये वाला अपना आंसर खत्म होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट आंसर है, पावर टू सीज एंड डेजिस्ट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आंसर है। सेक्शन 11D, लाइन वाइज ही है, 11A B C अपन ने देखा, अब अपन देख रहे हैं 11D। ठीक है, ये इतना बड़ा नहीं है अच्छा है। देखो 2 पॉइंट का ही आंसर है। सबसे पहले तो सीज एंड डेजिस्ट का मतलब होता है टू स्टॉप एंड डिसकंटिन्यू। पहले तो मैंने रोक लगा दी और उसको फिर मना कर दिया कि तू भैया इसको यहीं रोक दे, इससे आगे तू इसमें नहीं जा सकता। क्या बोला? If SEBI finds after causing an inquiry to be made that any person has violated or is likely to violate any provision of this act or any rules or regulation made thereunder, it may pass an order requiring such person to cease and desist, to stop and discontinue from committing or causing such violation. SEBI shall not pass such order in respect of any listed public company or a public company which intends to get its security listed on a recognized stock exchange unless SEBI has reasonable grounds to believe that such company has indulged in insider trading or market manipulation. ठीक है, ऊपर वाला ही पॉइंट है, इसको छोड़ो। ऊपर वाले पॉइंट में क्या बोला कि अगर कोई कंपनी वायलेशन कर रही है और क्या बोलते कुछ भी उसने कुछ वायलेट किया, किसी भी प्रोविजन को, एक्ट को, रूल्स या रेगुलेशन को, तो वो उसको बोल सकती है टू सीज एंड डेजिस्ट फ्रॉम कमिटिंग और कॉजिंग सच वायलेशन। ठीक है, बोलेगी कि हाँ अब तुम इसको रोक लगाओ और इसको तुम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, नहीं तो पेनल्टी लगेगी अगर तुम फिर भी करोगे तो। सिंपल था, इतना ही सेक्शन था पर इंपॉर्टेंट सेक्शन था। टू सीज एंड डेजिस्ट क्या बोला हुआ? टू स्टॉप एंड डिसकंटिन्यू। ठीक है, अब है सेक्शन 11 सबसेक्शन 3, पावर ऑफ सिविल कोर्ट एक्सरसाइबल बाय सेबी। पावर ऑफ सिविल कोर्ट एक्सरसाइबल बाय सेबी क्या बोला? For carrying out the duties assigned to it under the Act, SEBI has been vested with the same powers as are available to the Civil Court under the Code of Civil Procedure 1908 for trying a suit in respect of following matters. ठीक है, SEBI के पास सारी वही पावर रहेंगी जो एक सिविल कोर्ट के पास रहती है। ठीक है, कुछ पॉइंट बोले हुए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ने जैसे हैं। The discovery and production of books and accounts and other documents or at such times indicated by SEBI. Summoning and enforcing the attendance of persons and examining them an oath. ठीक है, सबसे पहले तो डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपन ले सकते हैं, उन लोगों को देना पड़ेगा। समन और इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन, इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स, रजिस्ट्रार और अदर डॉक्यूमेंट्स और वेरियस मार्केट इंटरमीडियरीज एट एनी प्लेस, inspection of any books or registrar or other documents or records of any listed company or a public company, inspection कर सकती है बुक्स का और रजिस्ट्रार का और अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स का, और एनी पब्लिक कंपनी विच इंटेंड्स टू इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट। ठीक है, सिंपल था, ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अपन देखेंगे सेक्शन 11 सबसेक्शन 4। ये आस्क्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है और छोटा सा आंसर है, मतलब आधे पेज का समझो आंसर, 5-6 पॉइंट है सिर्फ। ठीक है, क्या है? पावर ऑफ सेबी टू टेक मेजर्स और ऑन ईदर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। ठीक है, पावर ऑफ सेबी टू मेक श्योर ऑन ईदर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, जो भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है उसको खत्म करना या उसको सॉल्व करना, इंक्वायरी चल रही है कोई और कंप्लीशन, ऑन कंप्लीशन और इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जो भी है उसको पूरा करने का काम है सेबी का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है। देखते हैं क्या बोला है इसके अंदर। द सेबी मे टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ईदर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरी और ऑन कंप्लीशन ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी नेमली।
Suspend the trading of any securities in the recognized stock exchange. Suspend the trading of any securities in a recognized stock exchange. Restrain person from assessing the securities market and prohibit any person associated with the securities market to buy, sell or deal in securities. Suspend any office bearer of any stock exchange or self-regulatory organization from holding such position. Impound and retain the proceeds of securities in respect of any transaction which is under investigation. ठीक है, अभी सारे पढ़ रहा हूँ, फिर एक बार वापस से पढ़ेंगे एक बार और फिर समझेंगे. Attach for a period not exceeding 1 month with prior approval of a magistrate of the first class having jurisdiction one or more bank account of any intermediary or any person associated with the securities market in any of the act or rules or regulation made thereunder. However, only the bank accounts or accounts which are involved in violation shall be allowed to be attached. ठीक है. Direct any intermediary or any person associated with the securities market in manner not to dispose of or alienate an asset from forming part of any transaction which is under investigation. ठीक है. पहला बोला सस्पेंड द ट्रेडिंग, मतलब कोई भी व्यक्ति को मतलब सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटीज. आपके पास कोई आपकी एक कंपनी है, मान लो रिलायंस है, ठीक है. अब रिलायंस ने कुछ ऐसा काम किया कि सेबी को उसके काम को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा कुछ कहना पड़ा कि आपको 2 घंटे के लिए ट्रेडिंग के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है. अब इतने बड़ी कंपनी है और उसके अगर शेयर्स को ट्रेड करने के लिए मना कर दिया जाए 2 घंटे के लिए भी, 2 घंटा भी एक काफ़ी अच्छा समय होता है शेयर मार्केट के लिए, और लोग अगर उसमें ट्रेडिंग ना करें 2 घंटे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा. तो वो किसके पास पावर है? सेबी के पास पावर है कि वो ऐसे भी कर सकती है. रिस्ट्रेन पर्सन फ्रॉम असेसिंग, मतलब एक किसी व्यक्ति के ऊपर भी ऐसी रोक लगाई जा सकती है कि तुम पर्टिकुलर नहीं कर सकते अपना इस किसी भी सिक्योरिटीज़ को ना बाय कर सकते हो, ना सेल कर सकते हो, ना कुछ डील कर सकते हो सिक्योरिटीज़ के अंदर. ठीक है. पर्सन फ्रॉम पर्सन और प्रोहिबिट एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट. ठीक है. सस्पेंड एनी ऑफिस बेयरर ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज और रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होल्डिंग पोजीशन. ठीक है. कोई अगर डायरेक्टर है या कोई अच्छा ऑफिस पोजीशन पे है तो उसको उसकी पोजीशन से नीचे भी लगाया जा सकता है या फिर उसको हटाया भी जा सकता है या सस्पेंड करा जा सकता है उसकी पोजीशन से. इम्पाउंड एंड रिटेन द प्रोसीड्स. इम्पाउंड यानी कि अपने अंदर ले लेना, एंड रिटेन यानी कि अपने पास रख लेना. इम्पाउंड यानी कि पहले तो अपने पास ले लिया, फिर रिटेन यानी कि अपने पास रख लिया. किसको? द प्रोसीड्स और सिक्योरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विच इज मेड अंडर इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. कोई भी अगर आपने गलत तरीके से पैसा लिया है या कमाया है तो उसको सेबी अपने पास रख लेगी. ठीक है, परमानेंटली. अटैच फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द. ठीक है. 1 महीने के लिए एक या एक से ज़्यादा अगर आपके पास अकाउंट है तो उसे अपना सेबी अपने अंडर ले सकती है, उसको रोक लगा सकती है उसके ऊपर. ना उसके ऊपर मतलब कुछ अपना बैंक अकाउंट से ना कुछ निकाल सकते हो, ना डाल सकते हो, ना कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो. ठीक है. हाउएवर ओनली द बैंक अकाउंट और अकाउंट विच आर इन्वॉल्व इन द वायलेशन, पर वही अकाउंट को ऐसे रोक लगाई जाएगी जिनके ऊपर वायलेशन होगा. मतलब जिस क्या बोलते, जैसे मान लो मेरे पास 5 अकाउंट है, बैंक अकाउंट है 5 अलग अलग बैंक्स में, या सेम भी जो वो अलग मैटर है. ठीक है. 5 बैंक अकाउंट है जिसमें से 3 अकाउंट से मैंने कुछ ऐसी मार्केट मैनिपुलेशन या कुछ भी ऐसे कुछ गलत किया. ठीक है. तो 5 अकाउंट पे रोक नहीं लगाई जाएगी, सिर्फ 3 ही अकाउंट पे रोक लगाई जाएगी और उसके खिलाफ फिर एक्शन लिया जाएगा. फिर डायरेक्ट एनी, कितने पॉइंट हुए टोटल? 1 2 3 4 6. डायरेक्ट एनी इंटरमीडियरी और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द security market in any manner not to dispose or alienate an asset forming part of any transaction which is under investigation. ठीक है. आप कोई भी asset को अगर वो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आता है तो आप उसको ना बेच सकते हो, ना कुछ क्या बोलते हो उसमें कुछ हेरा फेरी नहीं कर सकते, ना बोला ना नॉट टू डिस्पोज यानी कि उसको ना बेच सकते हो, और एलिनेट एन असेट यानी कि अपने से अलग नहीं कर सकते. ठीक है. सेबी मे टेक any of the measures specified in clause DEF जो नीचे के 3 पढ़े थे, impound and retain the proceeds, फिर अपना वो बैंक अकाउंट वाला, फिर डायरेक्ट एनी इंटरमीडियरी, वो अपने से अलग नहीं करने वाला पॉइंट. ठीक है.
in respect of any listed public company or public company not being an intermediary which intends to its security listed reasonable grounds to believe that such company has been intraday अपना insider trading और fraudulent और unfair trade practices, तो ही अपना public company को ऐसे लाया जाएगा, नहीं तो public company नहीं कर सकते अगर ऐसे आपके पास reasonable grounds नहीं है कि कह सको आप कि कंपनी ने insider trading या कोई fraudulent activity करी है, तो ठीक है। पब्लिक कंपनी एक फिर वो हो गया ना कि सारे शेयर होल्डर्स आ गए उसके अंदर, मतलब कंपनी ने गलती करी पर उसकी गलती की वजह से शेयर होल्डर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए, सेबी ये बोलती है, ठीक है। फर्दर सेबी शैल ईदर बिफोर और आफ्टर पासिंग सच ऑर्डर गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू सच इंटरमीडियरी और पर्सन्स कंसर्न, ठीक है, सबको देनी पड़ती है ये वाली अपॉर्चुनिटी। अब एक बार वापस देखते हैं, इंपॉर्टेंट आंसर है और ईजी आंसर है। क्या क्या बोला, सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 में बोला पावर ऑफ सेबी टू टेक मेजर्स ऑन ईदर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और एन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, ठीक है। इसको केस बना के भी पूछा जा सकता है। क्या क्या कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, रिस्ट्रेन कर सकती है किसी भी व्यक्ति को, सस्पेंड फ्रॉम ऑफिस बेयरर पोजीशन, इंपाउंड एंड रिटेन द प्रोसीड्स, अटैच फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग बैंक अकाउंट वाला कि अब फिर उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यही पर्टिकुलर लैंग्वेज लिखनी है, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। बैंक अकाउंट को सीज कर सकती है, अपने पास जब्त कर सकती है और वही अकाउंट को लिया जाएगा क्या बोलते हैं जो वायलेशन में इन्वॉल्व है। फिर डायरेक्ट एनी इंटरमीडियरी कि आप ना इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो ना एलिनेट कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। और उसके बाद ये वाला पॉइंट लिख देना कि जो भी पब्लिक कंपनी वगैरह है तो उसको DEF वाला ये क्लॉज जो DEF है उसके लिए अगर पब्लिक कंपनी और पब्लिक कंपनी है नॉट बीइंग एन इंटरमीडियरी विच इंटेंड्स टू गेट इट सिक्योरिटी लिस्टेड जो लिस्ट होने वाली है या है, तो उसके लिए रीजनेबल ग्राउंड सेबी के पास होने चाहिए ताकि कि वो इंडल्ज है इन इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है जी। फिर हैगा अपना रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरी। चैप्टर 5 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस इंटरमीडियरीज। Subsection 12, subsection 1 of the Act provides that following intermediaries are required to obtain a registration certificate from SEBI to buy, sell और ठीक है सर्टिफिकेट लेना पड़ता है किसी भी कंपनी को या किसी भी इंटरमीडियरी को, ताकि अच्छा इंटरमीडियरी का ही बोला हुआ है, पर्टिकुलरली इंटरमीडियरी का ही बोला हुआ है कि इंटरमीडियरी को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद उसको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सेबी के पास से टू बाय, सेल और डील इन सिक्योरिटीज, ठीक है। तो कौन कौन व्यक्ति हैं वो, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, रजिस्ट्रार टू एन इशू और शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू एन इशू डिफरेंट फ्रॉम मार्केट पॉलिसी, ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट डीड, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक है, सिंपल अपना रीड ओनली वाला आंसर है। उसके बाद कुछ पेनल्टीज के सेक्शन दिए हुए हैं, वो आपकी ताकत हो तो पढ़ो, मैं नहीं पढ़ाने वाला, बाकी आपकी जिम्मेदारी। इसमें से एक वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है इनसाइडर ट्रेडिंग का, जो अभी अपन ने पीछे बात भी करी, सेक्शन है 15G इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करता है। देखते हैं कब इनसाइडर ट्रेडिंग होती है और क्या पेनल्टी उसके ऊपर लगाई गई है, ठीक है। उससे पहले अपन समझेंगे यूपीएसआई क्या होता है। यूपीएसआई का सबसे पहले तो फुल फॉर्म है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वैसी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक पब्लिक को नहीं दी गई है, पर वो अगर किसी भी व्यक्ति के पास वो इन्फॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति के पास आ जाती है तो कोई भी व्यक्ति वो कर सकता है, प्राइस में कुछ हेरा फेरी कर सकता है या अपना फ़ायदा कर सकता है, दूसरों का नुकसान होगा उससे या उस अपना फ़ायदे के लिए वो चीज़ वो कर सकता है, ठीक है। तो वो ना हो उस लिए ये लगाया है इनसाइडर ट्रेडिंग, उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। मान लो मेरे पास किसी रिलायंस अपने को अच्छा लगता है शेयर, तो अपन ने रिलायंस की वो ले ली, कहीं से मेरे को कुछ पता चला, उसकी यूपीएसआई मेरे पास आई। यूपीएसआई बोले तो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अनपब्लिश्ड यानी कि जो पब्लिश्ड नहीं है, प्राइस सेंसिटिव यानी कि जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से प्राइस बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है और कुछ भी हेरा फेरी आप कर सकते हो, ठीक है। आपको मान लो पता चल गया कि आने वाले 2 महीने बाद ऐसी चीज़ें कंपनी करने वाली है जिससे उसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन वो पब्लिश नहीं करी गई है और वो चीज़ आपको पता चल गई, तो अब आपको तो पता है ना कि 2 महीने बाद कंपनी के शेयर डबल होने वाले हैं या एक अच्छे रेट पे अपने को मिलेंगे। तो आज मैंने उसके 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है। तो अब इसको बोला जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग, कि मेरे पास कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आई और उसके बेसिस पे मैंने अपना कुछ भी ट्रेडिंग वगैरह करी, तो दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। चलो आगे पढ़ें अब ढंग से, क्या बोला हुआ है इनसाइडर ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग
if any insider who either on his own behalf, इंसाइडर यानी कि कौन, जो कंपनी के अंदर अंदर काम करता है, यानी कि कोई मैनेजमेंट हो गई, कोई डायरेक्टर हो गया या कोई एम्प्लॉय हो गया, तो वो वाली बात हो गई, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी भी इंसाइडर हो सकते हैं। इंसाइडर ट्रेडिंग, इफ एनी इंसाइडर who either on his own behalf or on behalf of any other person dealing in securities of a body corporate listed of any stock exchange on the basis of any deals in securities, ठीक है। या तो कोई मतलब कोई इंसाइडर है और वो कुछ डील कर रहा है सिक्योरिटीज में, ठीक है, यूपीएसआई के बेसिस पे, ठीक है। बेसिस क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ एनी यूपीएसआई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और communicates any unpublished price sensitive information to any person with or without his request for such information except as required in the ordinary course of business or under any law, ठीक है। किसी लॉ ने बोला और तुमने बताया, चलेगा। कोर्ट ने पूछा कि मेरे को बताओ ऐसा ऐसा क्यों हुआ है और कंपनी के अंदर क्या ये चल रहा है, वो बोले कि ना ना ये तो अपना यूपीएसआई हो गई, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तो वो नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ क्या बोला, कम्युनिकेट्स एनी यूपीएसआई, किसी व्यक्ति के पास, किसी की व्यक्ति से, या तो उसने मांगी या तो तुम सामने से बोल रहे हो, सुनना सुनना मेरे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है, तेरा भी फायदा हो जाएगा, अपना ले ले, अपना प्रॉफिट होगा और ले, ठीक है। बोलते ना कि मेरे पास एक टिप आई है, ये यहीं से आती है, मतलब वो तो खैर अपना सब लोग अपने आप को होशियार समझते हैं, खैर दूसरी बात है वो। फिर तीसरा पॉइंट, काउंसिल और प्रोक्योर फॉर एनी अदर पर्सन टू डील in any securities of any body corporate on the basis of UPSI, ठीक है। काउंसिल से प्रोक्योर यानी कि किसी से लेना, ठीक है। या तो आप कोई सिक्योरिटीज में कोई भी इंसाइडर या तो डील कर रहा है यूपीएसआई से, या यूपीएसआई किसी को बता रहा है, या यूपीएसआई किसी से ले रहा है, तो दैट इज इंसाइडर ट्रेडिंग। अब इसके लिए पेनल्टी क्या बोली हुई है, पेनल्टी बोली हुई है कि एटलीस्ट 10 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ रुपीज और 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ द इंसाइडर ट्रेडिंग विच एवर इज हायर। यहाँ पे वो वाला नहीं है कि या तो ये या तो ये, या तो फाइन लग गया या तो इम्प्रिजनमेंट हो गई या तो बोथ। यहाँ है कि 10 लाख रुपए से लेके 25 करोड़ तक का जुर्माना, या फिर 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि मैंने अगर मान लो 1 करोड़ रुपए कमाया इंसाइडर ट्रेडिंग से, तो 3 करोड़ तक की पेनल्टी, या फिर 10 लाख से 25 करोड़ तक की पेनल्टी, जो भी उसकी इंसाइडर ट्रेडिंग की क्या कहते हैं उसकी इंसाइडर ट्रेडिंग की वजन, इंसाइडर ट्रेडिंग के वजन के हिसाब से आपकी पेनल्टी डिसाइड होगी 10 लाख रुपए लेके 25 करोड़ तक, ठीक है। अगर मान लो मेरे को इंसाइडर ट्रेडिंग से 10 करोड़ तक का फायदा हुआ, ठीक है, तो अब लिमिट क्या है इसकी, मतलब जो पेनल्टी है वो किस हिसाब से है, 10 लाख से लेके 25 करोड़, या फिर 3 times ऑफ दी प्रॉफिट जो आपने इंसाइडर ट्रेडिंग से अर्न किया होगा, विच एवर इज हायर, ठीक है। तो अब 25 करोड़ तक है और मेरी इनकम कितनी थी इंसाइडर ट्रेडिंग से, 10 करोड़। 10 करोड़ का 3 times कितना होता है, 30 करोड़। यहाँ कितना है मैक्सिमम, 25 करोड़। 25 और 30 में से विच एवर इज हायर, तो मेरे को पेनल्टी लगेगी 30 करोड़ रुपए की, ठीक है। सेक्शन ध्यान रखना, सेक्शन 15G फॉर इंसाइडर ट्रेडिंग, पेनल्टी 10 लाख रुपए से लेके 25 करोड़ या फिर 3 times ऑफ द प्रॉफिट जो आपने इंसाइडर ट्रेडिंग से अर्न किया होगा। और किस आधार पे ये इंसाइडर ट्रेडिंग घोषित करी जाएगी, या फिर किसी ने भी, कोई भी इंसाइडर ने या तो किसी भी सिक्योरिटीज़ में डील किया यूपीएसआई के थ्रू, या तो किसी को बताया, या तो किसी से लिया, ठीक है, तो वो हो जाएगी इंसाइडर ट्रेडिंग। अब आगे देखते हैं, सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल प्रोसीजिंग आफ्टर सेक्शन 15JB, सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। Section 15JB deals with settlement of administrative and civil procedures by SEBI. Any person against where any proceedings have been initiated on or may be initiated under Section 11, 11B, D or 12(3) or Section 15I may file an application in writing to SEBI proposing for settlement of proceedings initiated or to be initiated for the alleged default. ठीक है,
किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती है जो ये सब सेक्शंस जो बोले उसमें है, तो मे फाइल एन एप्लीकेशन इन राइटिंग टू सेबी, तो उसको सेबी को बताना पड़ेगा प्रपोजिंग फॉर सेटलमेंट और प्रोसीडिंग इनिशिएटेड कि मैं ये सब कर रहा हूँ, सेटलमेंट के लिए प्रोसीड कर रहा हूँ और इसको अपन ख़त्म कर देंगे। जो भी डिफ़ॉल्ट है इनिशिएटेड फॉर द एरेज डिफ़ॉल्ट, मतलब उसके लिए मैंने वो कर दिया है, क्या बोलते हैं, जो भी करना था, जो भी बोला था मेरे को, वो मैंने करने के लिए प्रोसेस कर दिया है। सेबी में आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नेचर, ग्रेविटी एंड इम्पैक्ट ऑफ डिफॉल्ट agree to the proposal for settlement on payment of such sum by the defaulter or on such other terms as may be prescribed by SEBI in accordance with the regulations made thereunder under this act। ठीक है, फिर सेबी क्या करेगी, नेचर देखेगी कि आपने क्या किया, ग्रेविटी देखेगी कि कितनी गहराई में जाके वो काम किया, इम्पैक्ट ऑफ डिफॉल्ट की उससे क्या क्या असर पड़ा किस किस को। ठीक है, फिर उसके हिसाब से आपको बोलेगी कि हाँ ठीक है, जो तुमने दिया वो बराबर है, या फिर और कुछ जो भी एडिशनल वो सब करना रहेगा वो सब बता सकती है। द सेटलमेंट प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट। नो अपील शैल लाई अंडर सेक्शन 15T। सेक्शन 15T होता है सेट के लिए, कि आप तो सेट के पास नहीं जा सकते। नो अपील शैल लाई अंडर सेक्शन 15T अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड बाय सेबी और एजुडिकेटिंग ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सेट यानी कि कौन सी होती है, सेट होती है एपेलेट ट्रिब्यूनल होती है सिक्योरिटीज़ के लिए। अगर जैसे कैसे अपन सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं, हाई कोर्ट से अगर कुछ नहीं अपन को लगा कि ये सही बोल रही है वो, तो सेबी के ऊपर आती है सेट, तो अपन सेट के ऊपर सेट के पास जा सकते हैं। ऑल द सेटलमेंट अमाउंट्स एक्सक्लूडिंग द डिसजॉर्जमेंट अमाउंट एंड लीगल कॉस्ट्स realized under these act shall be credited to the consolidated fund of India। ठीक है, जो कुछ भी अपन को इससे मिलेगी, यानी कि जो ये बोले ना सम मंगवाएंगे, तो वो सम का क्या करेंगे, वो इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड में चला जाएगा, मतलब इंडिया के खजाने में चला जाएगा। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है एजुडिकेशन अंडर सेबी एक्ट 1992। एक अच्छा और छोटा सा ही है, तो फटाफट देखते हैं। सेक्शन 15I डील्स विद सेबीज पावर टू एजुडिकेट। ठीक है, सेक्शन 15I डील्स विद सेबीज पावर टू एजुडिकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है एजुडिकेटिंग एजुडिकेशन अंडर सेबी एक्ट 1992। सेबी अपॉइंट्स एनी ऑफ इट्स ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ, ठीक है, टू बी एन एजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर होल्डिंग एन इंक्वायरी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर आफ्टर गिविंग एनी पर्सन कंसर्न अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इम्पोजिंग एनी पेनल्टी। ठीक है, एजुडिकेटिंग ऑफिसर रख सकते हैं नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ। द एजुडिकेटिंग ऑफिसर हैज पावर टू समन एंड इन्फोर्स द अटेंडेंस। ठीक है, इसके ऊपर ए लिख देना। द एजुडिकेटिंग ऑफिसर हैज पावर टू समन एंड इन्फोर्स द अटेंडेंस of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which is in the option or of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry, and if on such inquiry he is satisfied that the person has failed to comply with the provisions he may impose such penalty। ठीक है, सबसे पहले तो summon and enforce पे लिख दो A, प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट पे लिख दो बी, और मे इम्पोज सच पेनल्टी पे लिख दो सी। ठीक है, तो वो समन भी कर सकती है, वो डॉक्यूमेंट मांग भी सकती है, और अगर उसे लगा तो वो फिर पेनल्टी भी लगा सकती है। सेबी मे कॉल फॉर एन एग्जामिन कर सकती है सेबी, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन एंड इफ इट कंसीडर्स दैट द ऑर्डर पास्ड बाय द एजुडिकेटिंग ऑफिसर इज एरनियस to the extent it is not in the interest of the securities market, it may, after making or causing to be made such inquiry as it deems fit, pass an order enhancing the quantum of penalty if his circumstances to the case justify। सेबी को ऐसा लगता है कि ये जो किया एजुडिकेटिंग ऑफिसर ने वो अभी भी संतुष्ट नहीं हुए, या वो सिक्योरिटी मार्केट के खिलाफ है, या थोड़ी बहुत उन लोगों ने लापरवाही बरती, तो फिर उस पेनल्टी को इन्हेंस किया जा सकता है, द क्वांटम ऑफ पेनल्टी को इन्हेंस किया जा सकता है, यानी कि बढ़ाया जा सकता है, और फिर उस आधार पे आपको पेनल्टी फिर वो माननी पड़ेगी जो सेबी ने बताई होगी।
However, no such order shall be passed unless the person concerned has been given an opportunity of being heard in this matter. Further, nothing contained in this shall not be applicable after an expiry of a period of 3 months from the date of the order passed by the adjudicating officer or disposal of the appeal under section 15T, whichever is earlier. क्या बोला? Further, nothing contained in this shall not be applicable after an expiry of period of 3 months from the date of the order passed by the adjudicating officer और डिस्पोजल ऑफ द अपील अंडर दी 15 सेक्शन. ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे. मतलब एजुकेटिंग ऑफिसर को फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द एजुकेटिंग ऑफिसर, नहीं उसको, जो भी व्यक्ति को अपना ये ऑर्डर पास किए गए हैं उसको 3 महीने के अंदर सब कुछ पे करना पड़ेगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट आंसर है, सिंपल आंसर है, छोटा सा आंसर है. सबसे पहले तो अपन को पावर्स बता दी. ऊपर सबसे पहले बोला था कि एजुकेटिंग काउंसिल कौन हो सकता है, तो डिवीजन चीफ वाला हो सकता है. फिर पावर बताई, समन कर सकता है, प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, में इम्पोज पेनल्टी. फिर सेबी एग्जामाइन कर सकती है, सेबी को लगेगा तो बढ़ा सकती है पेनल्टी को. हाउएवर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा. बस इतना भी लिखोगे तो चलेगा, काफ़ी है. 3-4 मार्क में पूछ सकते हैं, हो जाएगा. फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एजुकेटिंग ऑफिसर, सेक्शन 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर अगेन. फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एजुकेटिंग ऑफिसर. और एजुकेटिंग ऑफिसर क्या आधार पे अपने को पेनल्टी इम्पोज कर सकता है. ठीक है, तो इफ इट रिक्वायर्स दैट व्हाइल judging the quantum of penalty, the adjudicating officer shall have due regards to the following factors, namely the amount of disproportionate gain or unfair advantage wherever quantifiable made as a result of the default. ठीक है, डिफॉल्ट से आपने कितनी कमाई करी वो. द अमाउंट ऑफ लॉस कॉज्ड टू एन इन्वेस्टर और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉल्ट. आपकी गलती की वजह से किसी इन्वेस्टर का कितना नुकसान हुआ. द रिपीटेटिव नेचर ऑफ द डिफॉल्ट, कितनी बार आपने वो गलती को दोहराया. ठीक है, इन 3 चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा और उसके आधार पे आपको पेनल्टी लगाई जाएगी. सेक्शन 15JA. ठीक है, ये जो सेक्शन था वो सेक्शन था सेक्शन 55 फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट्स बाय द एजुकेटिंग ऑफिसर. इसका सेक्शन है सेक्शन 15J. ठीक है, और सेक्शन 15JA provides that all sum realized by way of penalties under these act shall be created to the consolidated fund of India. ठीक है, इसके से जो भी आपको मिलेगा पेनल्टी का अमाउंट वो कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा. इसका सेक्शन है सेक्शन 15JA. और जो अपन ने ऊपर बात करी, जो 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जाएगा वो है सेक्शन 15J. समझा? ठीक. पावर टू मेक रेगुलेशंस, काट देना ये वाले आंसर को, अपने लिए काम का नहीं है. अब इसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट आंसर जो है सिक्योरिटीज अपेलेट ट्रिब्यूनल, सेट. जो अभी अपन ने आगे देखा ना, सेट क्या है, तो सेट इज द हायर अथॉरिटी देन सेबी. यानी कि सेबी से अगर आप वो करते हो, संतुष्ट नहीं होते हो, तो आप सेट के पास लेके जा सकते हो अपनी अपील लेके. अब इसका ना पूरा का पूरा अपन को पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, फिर क्या सेट है बेसिक नॉलेज उसकी दी, उसके बाद पूरे का पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है. अब अपने एग्जाम में ऐसे नहीं पूछ सकते कि पूरा प्रोसीजर पूछ भी सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेंगे, पर चांसेस हैं कि इसके इंटरनल चीज़ों को पूछा जाए. ठीक है, हेड पॉइंट्स हैं इसके सबके, तो इसके इंटरनल चीज़ों को पूछा जाए, वैसे चांसेस ज़्यादा हैं. तो उस हिसाब से अभी अपन पढ़ेंगे. और इसके बाद मतलब अपन ने देखा उसके पहले के से जो सिंपल थे, कुछ इंपॉर्टेंट थे, तो वो मैंने आपको बोले. एजुकेटिंग, हाँ, यहाँ से 15G तो अपन ने देखा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, मतलब इंपॉर्टेंट है वहाँ से. और उसके बाद से एजुकेशन अंडर सेबी एक्ट 1992 से लेके आगे का जितना भी चैप्टर है, जो मैं अभी आपको बोलता भी जाऊँगा, तो वो सब इम्पॉर्टेंट टिक करते जाना, क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इस चैप्टर में से ये चीज़ें ज़्यादा पूछने की संभावना है. और अपन जैसे पता ही है आप सबको कि अपन इम्पॉर्टेंट आंसर बोलते हैं पास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस को और पेपर्स को मद्देनज़र रखते हुए, और उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो देखते हैं सिक्योरिटीज़ अपेलेट ट्रिब्यूनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन में बोला, सेक्शन देखो इसके सबके अलग अलग हैं. सेक्शन 15K है, मैं एक बार बोल दूंगा बोलने के लिए, बाकी देखो ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा. ठीक है, इसके सेक्शन याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, इंट्रोडक्शन वगैरह के. बाकी जो बोलें कि हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. हाँ,
तो इंट्रोडक्शन, एज पर सेक्शन 15K द सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered to establish by notification one or more appellate tribunal to be known as a securities appellate tribunal to exercise the jurisdiction, power and authorities conferred on such tribunal by SEBI Act or under the Act or any other law for the time being in force. Simple. Composition to set, composition of set क्या है? Section 15L बोलता है कि the set shall consist of a presiding officer and such number of judicial member and technical member. ठीक है, तीन हो गए. प्रेसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए एंड सच नंबर ऑफ जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिटरमाइन. ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. नहीं भी ध्यान रखोगे तो चलेगा, फिर एक बार पढ़ लेते हैं. द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेट मे बी एक्सरसाइज बाय द बेंचेस देयर ऑफ. अ बेंच मे बी कंसिस्ट ऑफ बाय द प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ द सेट with two or more judicial और technical member as may be deemed fit. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर होने चाहिए. यानी कि एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गया, एक हो गया अपना टेक्निकल मेंबर, एक हो गया जुडिशियल मेंबर. हाउएवर every bench constituted shall include at least one judicial member and one technical member. एक तो होना ही चाहिए. ठीक है, फिर the benches of the set shall ordinarily sit at Mumbai and may also sit at such other place at the central government may specify in constitution with the presiding officer notify. The presiding officer may transfer a judicial member or a technical member of the set from one bench to another bench. ठीक है, सिंपल. अब इसके बाद से चालू होता है जी प्रोसीजर. पढ़ते जाते हैं. अपील टू द सिक्योरिटीज अपेलेट ट्रिब्यूनल, कैसे आप अपील कर सकते हो, एप्लीकेशन की बात करी गई है. सेक्शन है 15T हाँ, सेक्शन है 15T और सेक्शन है 15T यू. देखो, एक है 15T, एक है यू, और क्या बोलता है देखते हैं दोनों के दोनों. और ये है, अब शॉर्ट नोट बन सकती है इसके लिए, और इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एनी पर्सन अग्रीव्ड यानी कि नॉट सेटिस्फाइड बाय एन ऑर्डर ऑफ सेबी मेड अंडर दिस एक्ट और द रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर, by an order made by an adjudicating officer under this act, by an order of the Insurance Regulatory and Development Authority IRDA or the Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA. ठीक है, ये तीनों हैं. इन तीनों यानी कि सेबी, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपना IRDA या PFRDA. ठीक है, ये चारों के खिलाफ अगर आपको कुछ एक्शन लेना है या इनसे आप सहमत नहीं होते हो तो आप सेट के पास जा सकते हो. ठीक है, may prefer an appeal to set securities appellate tribunal having jurisdiction in this matter. Every appeal shall be filed within a period of 45 days from the date on which a copy of the order made by the SEBI or the adjudicating authority or the IRDA or PFRDA, as the case may be, is received by him, and it shall be in the such form and be accompanied by prescribed fee. However, the Securities Appellate Tribunal may entertain any appeal after the expiry of the said period of 45 days if it is satisfied that there were sufficient cause for not filing it within that period. ठीक है, 45 दिन के अंदर इन लोगों ने जो भी बोला होगा ना, सेबी ने, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, IRDA ने, PFRD ने, तो आप जा सकते हो सेट के पास विद इन 45 डेज. और उसके फर्दर भी अगर आप सफिशिएंट कॉज बता देते हो कि हाँ इस कारण की वजह से मैं 45 दिन के अंदर नहीं आ पाया, तो आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है. ठीक है, ऑन रिसीप्ट ऑफ द अपील द सेट may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order thereon as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against. ठीक है, या तो कंफर्म कर देगी कि हाँ ठीक है जो इन लोगों ने बोला है वो सही है. मॉडिफाई यानी कि थोड़ा सा उसके अंदर और मॉडिफाई किया कि हाँ ठीक है पूरा सही नहीं है, पूरा गलत भी नहीं है. फिर सेटिंग असाइड द ऑर्डर अपीलेट अगेंस्ट, यानी कि पूरा हटा के नया ही ऑर्डर पास कर रहे हैं कि हाँ ठीक है इन लोगों ने गलत किया, इसको हटा दो. ठीक है, फिर the set shall send a copy of every order made by it to the SEBI or the IRDA or PFRDA as the case may be, the parties to the appeal and the concerned adjudicating authority or the officer. ठीक है, इन सबको कॉपीज जाएंगी जो भी केस के रिलेटेड होंगी. The appeal filed before the Securities Appellate Tribunal shall be dealt with by it as expeditiously as possible, and endeavor shall be made by it to dispose of the appeal finally within 6 months from the date of the receipt of the appeal. The appeal filed
before the Securities Appellate Tribunal shall be dealt with by it as expeditiously as possible. As expeditiously as possible होता है यानी कि as soon as possible, जल्द से जल्द. And endeavor shall be made by it to dispose of the appeal within 6 months from the date of the receipt of the appeal. ठीक है, या तो जल्द से जल्द मतलब जल्द से जल्द आपके सोल्व करने की कोशिश करेंगे केस को, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में इस केस को ख़त्म कर ही देंगे. ठीक है, फिर कुछ दिया हुआ है फॉर्म एंड प्रोसीजर फॉर अपील, इंपॉर्टेंट नहीं है, काट दो. कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील, काट दो. फिर आता है एक इंपॉर्टेंट आंसर, पावर ऑफ सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, क्या क्या पावर है, तो इसकी एक सेपरेट अपना वो बन सकती है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट बन सकती है. ठीक है, 4 मार्क की, 5 मार्क की. अब ये देखते हैं. द सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव फॉर द पर्पज ऑफ डिस्चार्जिंग देयर फंक्शंस अंडर दिस एक्ट द सेम पावर as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure 1908 while trying a suit in respect of the following matters, namely क्या बोला namely में? The Securities Appellate Tribunal shall have for the purpose of discharging their functions under the act the same power as vested in Civil Court under the Code of Civil Procedure 1908 while trying a suit in respect of the following matter, namely. ठीक है, आपको ना अब ये मिलता जुलता आंसर लगेगा पहले वाले के पावर से. देखना क्या बोला है, जैसे बोला था ना सेबी की पावर सिविल कोर्ट के द्वारा सेम ही है, और इसमें भी वैसे ही बोला कि सेट की भी पावर सिविल कोर्ट से मिलती जुलती है. समनिंग एंड इन्फोर्सिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है कि हाँ तुम्हारे खिलाफ हमने ये एक्शन लिया है, या फिर इस व्यक्ति ने एक्शन लिया है तो तुम आ सकते हो, आना पड़ेगा तुम्हें. समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामाइन हिम एंड ओथ, कसम खिला सकता है. रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोसीजर ऑफ डॉक्यूमेंट, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, यानी कि सौगंधनामा या शपथ पत्र पे लिखवा के कि हाँ तुमने ये किया है और इसके ऊपर साइन वाइन, जो बोला था ना पहले भी कि हाँ, और उसको फिर तुम्हारे खिलाफ यूज़ करेंगे, वैसा वाला सीन था. फिर इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑफ और डॉक्यूमेंट, यानी कि ऑर्डर्स पास कर सकते हैं कि हाँ तुम्हें अपना इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस. ठीक है, पक्का करने के लिए पूछताछ कर सकते हैं कि हाँ ये से सही है या गलत है. ठीक है, रिव्यूइंग इट्स डिसीजन, अपने डिसीजन को रिव्यू भी कर सकते हैं. डिसमिसिंग एनी एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट्स एक्स पार्टे, यानी कि वन पार्टी के प्रेजेंस में. डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट्स एक्स पार्टी, यानी कि कोई आपने किसी को बुलाया वो आया नहीं, तो उसके खिलाफ में आप एक पार्टी के मद्देनज़र रखते हुए भी, एक पार्टी के होते हुए भी आप एक्शन ले सकते हो और अपना कार्रवाई कर सकते हो और वो दे सकते हो. ठीक है, वो सामने वाली पार्टी आई नहीं तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ में ही एक्शन लिया जाएगा. सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसिबल ऑफ एनी एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट और एनी ऑर्डर पास्ड बाय इट्स एक्स पार्टी. ठीक है, साइड में रखवा सकता है. सेटिंग असाइड बोला ना, सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसिबल ऑफ एनी एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट. ठीक है, उसको साइड में रख के एक पार्टी के आधार पे भी वो दे सकते हैं, डिसीजन दे सकते हैं. मान लो एक पार्टी है जो सही है पर वो आई नहीं, और जो गलत पार्टी है वो आई है पर वो नहीं आई, तो अब उसकी गलती हुई कि वो नहीं आई, तो उस चीज़ को हटा दिया जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ डिफ़ॉल्ट को हटा दिया जाएगा और एक्स पार्टी यानी कि जो मौजूद है उसके फेवर में डिसीजन ले दिया जा सकता है. ठीक है, अगर तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो आओ ना. और अगर फिर वो बाद में आता है, बोलता है कि हाँ ये कारण की वजह से मैं नहीं आया, और सेबी को अगर सही लगता है, सेट को अगर सही लगता है, तो फिर वो अपना एक्शन वापस भी ले सकते हैं. कहा ना रिव्यू इट्स डिसीजन, तो रिव्यू भी लिया जा सकता है वापस से. एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब्ड. ठीक है, सबसे पहले समनिंग एंड इन्फोर्सिंग, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, एविडेंस ऑन एफिडेविट, फिर इशूइंग कमीशन फॉर द examination of witness or document, reviewing its decision, dismissing an application for default or deciding its ex parte, setting aside an order or dismissible or of any application for default or any other order passed by its ex parte, any other matter which may be prescribed. If a bench of the set consisting of 2 members differs in opinion on any point, they shall state the point or points on which they differ and make a reference to the preceding officer of the set, who shall either hear the points himself or refer the case for hearing only
on such points or points by one or more of the other members of the set, and such points or points shall be decided according to the opinion of the majority of the member of the set who have heard the case, including those who first heard it. ठीक है, अगर कोई भी दो व्यक्ति हैं मेंबर के जो जिनके जो भी विचार हैं वो मिलते जुलते नहीं है, एक अलग बोल रहा है एक अलग बोल रहा है, तो इसके लिए दूसरे मेंबर्स की भी वो लिया जा सकता है, ओपिनियन लिया जा सकता है, और मेजोरिटी के बेसिस पे फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि हाँ हम ये अब फिर फाइनल करते हैं. ठीक है, फिर है अपना राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन. सेक्शन 15V में बोला कि द एपेलेंट may either appear in person or otherwise one or more chartered accountant or company secretary or cost accountant or legal practitioner or any of its officer to present his or its case before the securities appellate tribunal. ये लोग भी लड़ने आ सकते हैं. ठीक है, CA, CS, CMA, लीगल प्रैक्टिशनर और एनी ऑफिसर प्रेजेंट जो भी हो वहाँ पे. ठीक है, लिमिटेशन की बात करी गई है कि 15W में द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 शैल अप्लाई टू द अपील मेड टू सेट. ठीक है, लिमिटेशन एक्ट जो है 1963 में, ये पढ़ेंगे अपन JIGL में या फिर कंपनी लॉ में, ग्रुप 1 में पढ़ेंगे अपन ये वाला चीज़. तो सेट पे वो अप्लीकेबल होता है. लिमिटेशन यानी कि आपको ना लिमिट दे दी जाएगी कि इतने साल के अंदर ही, मतलब हर किसी केस को एक लिमिट दी होती है कि आप इतने महीने के अंदर या इतने साल के अंदर तो आपको केस करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं करोगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे वापस से केस करने के लिए. सिंपल. ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट. नो सिविल कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, इसमें इतना ही बोला कि कोई भी सिविल कोर्ट इसके सेट के डिसीजंस नहीं दे सकती है. कोई अगर गलती से सेट की जहाँ सेट पे आना था वो चला गया सिविल कोर्ट में, तो सिविल कोर्ट ये नहीं बोलेगी कि हाँ ऑर्डर सुना दिया, वो बोलेगी कि नहीं मामला ये हमारे अंडर नहीं आता, ये मामला हमारे अंडर नहीं आता, तुम सेट के पास जाओ. ठीक है, नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड फॉर एनी कोर्ट. हाँ, ठीक है. अपील टू सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, आप अगर सेट से भी खुश नहीं हुए, आप कभी संतुष्ट होते ही नहीं हो, सेट से भी खुश नहीं हुए, तो आप चले गए कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में. अब सुप्रीम कोर्ट की क्या बात करी गई है, सेक्शन 15Z है, ध्यान रखना. एन अपील एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर बाय द सेट may file an appeal to the Supreme Court within 60 days from the date of communication of the decision or order of the set to him or any question of law arising out of such order. ठीक है, any person aggrieved by any decision or order or of the set may file an appeal to the Supreme Court within 60 days from the date of communication of the decision or order of the set or to him on any question of the law arising out of such order. It has been provided that Supreme Court may satisfy sufficient cause पे आप एक्सटेंशन भी नॉट एक्सीडिंग. ठीक है, फर्दर एक्सटेंशन भी होगा, फिर वो 60 दिन का ही होगा. यानी कि पहले तो आपको सेट ने आपको डिसीजन दिया, उसके 60 दिन में आपको अगर नहीं अग्री होते हो सेट के डिसीजन से, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो. और अगर आप लेट होते हो, 60 दिन से ज़्यादा भी लेट होते हो, तो फर्दर 60 दिन का आपको एक्सटेंशन मिल सकता है. कब, सफिशिएंट कॉस्ट जब आप उसको दे दोगे सुप्रीम कोर्ट को, तब. फिर बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन दी हुई है कुछ. सेक्शन 20A लेज डाउन दैट, ये कुछ ना रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है कि नो ऑर्डर पास बाय द सेबी और द ज्यूरिसडिक्शन अथॉरिटी और एजुकेटिंग ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल बी अप्लीकेबल एक्सेप्ट 15T. और ये है नो सिविल कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन. नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय एनी कोर्ट और अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन टू द प्रजुएंस ऑफ द सेबी. ठीक है, सिंपल है कि कोई भी क्या बोलते हैं, सेबी के खिलाफ का ऑर्डर, नो ऑर्डर पास बाय द सेबी. ठीक है, ठीक है, सिविल कोर्ट के पास पावर नहीं है सेट के या कोई भी डिसीजन लेने के लिए, वहाँ पे आप नहीं जा सकते, ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उन लोगों के पास. नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड एनी कोर्ट या अथॉरिटी, वो कुछ इंजंक्शन भी नहीं दे सकते या कुछ भी सुना नहीं सकते इन परजुएंस बाय द सेबी. और नो ऑर्डर पास बाय द सेबी और द एजुकेटिंग अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट शैल बी एप्लीकेबल एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 15T और सेक्शन 20. ठीक है, सेक्शन 1520 में सेबी की नहीं मानोगे तो चलेगा ऐसा. नो ऑर्डर पास बाय द सेबी.
15T और सेक्शन 20 में सभी जो बोलेगी वही होगा, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जाने दो। सेक्शन 15T कौन सा था? 15T था, अच्छा ये है अपील टू द सिक्योरिटीज अपेलेट ट्रिब्यूनल। और सेक्शन 20 कौन सा था? सेक्शन 20 आया नहीं अभी, आएगा तो देखेंगे। बाकी तो अभी इसमें इतना ही बोला है कि नो ऑर्डर पास बाय द सेबी। हाँ ठीक है। सेक्शन 15 यानी कि सेट वाला जो था, वहाँ पे सेबी का तो डिसीजन चलेगा नहीं, वहाँ पे तो सेट का चलेगा, या एजुडिकेटिंग अथॉरिटी का भी नहीं चलेगा। तो वही बोला है कि एजुडिकेटिंग अथॉरिटी या वो भी सेबी भी कुछ बोलते हैं, तो उन लोगों की बात भी हम नहीं मानेंगे। कॉग्निजेंस of offence by court under SEBI Act Section 26. No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or any rules or regulations made thereunder except on the complaint made by SEBI. ठीक है, SEBI बोलेगी तो ही आप कॉग्निजेंस करोगे। कॉग्निजेंस का मतलब होता है टेक नोटिस या नॉलेज में आप नॉलेज ऑफ, ठीक है। कोई भी कोर्ट नहीं ले सकती है या पनिश नहीं कर सकती है एक्सेप्ट अगर SEBI उसको बोले तो, ठीक है। फिर कुछ दिया हुआ है ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट अंडर दिस, तो पेनल्टी है, काट दो, ठीक है। सेक्शन 24 में बोला हुआ था, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है बेटा स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट क्या है वो देख लेते हैं फटाफट से, और अभी अपना थोड़ा सा ही बचा है। ये वाला एक थोड़ा सा वो है, पढ़ने जैसा है, इसको मतलब ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है या वैसा है, पर ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। क्या बोला? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, सेक्शन 26A। The central government may, for providing speedy trial of offence under this act, by notification establishes of designated as many special courts as many. वापस, the central government may, for providing speedy trial of offence under this act, by notification establish or designate any as many special courts as may be necessary. A special court shall consist of single judge who shall be appointed by the central government within the concurrence of the Chief Justice of the High Court, within whose jurisdiction the judge of the appointed is working, ठीक है। यानी कि स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस मामले में स्पीडी, अपन को स्पीड चाहिए, इसको सॉल्व करने में स्पीड चाहिए, तो वो स्पेशल कोर्ट बना सकता है, एक या एक से ज़्यादा, जहाँ पे सिंगल जज होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाएगा विद द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस, यानी कि उसके ओपिनियन के साथ या बैठ के उसके साथ, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के साथ बैठ के अपॉइंट कर सकते हैं। अ पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ द स्पेशल कोर्ट अनलेस ही इज इमीडिएटली बिफोर सच अपॉइंटमेंट होल्डिंग द ऑफिस ऑफ सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट यानी कि हाँ मतलब ठीक है, अगर कोई सेशन जज है या और एन एडिशनल सेशन जज एज द केस में भी, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ तुम अब कल से स्पेशल कोर्ट के जज बनोगे, तो वो स्पेशल कोर्ट के जज बनने से पहले तुम सेशन कोर्ट के जज होने चाहिए, सेशन जज होने चाहिए। सेशन जज यानी कि एडिशनल सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज होने चाहिए, उसके बाद ही आप वो बन सकते हो, स्पेशल कोर्ट के जज बन सकते हो। सिंपल। ऑफेंसेस ट्रायबल बाय द स्पेशल कोर्ट, all offences under this act shall be taken cognizance of and trial for the special court established for the area in which the offence is committed, where there are more special courts than one for such area, by such one of them as may be specified in this behalf by the high court concerned, ठीक है। हाई कोर्ट फिर बताएगी अगर उस एरिया में एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट है तो हाई कोर्ट बताएगी हाँ तुम्हें इसमें नहीं इसमें जाना है तो फिर वहाँ चले जाना। ट्रांजिशनल प्रोविजन सेक्शन 26E, जो इसके पहले पढ़ा अपन ने ऑफेंस ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट, वो है सेक्शन 26B, और इसके पहले जो पढ़ा था वो था सेक्शन 26A, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। अभी पढ़ रहे हैं सेक्शन 26E, ट्रांजिशनल प्रोविजन। एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट विच इज ट्रायबल बाय द स्पेशल कोर्ट शेल अंटिल अ स्पेशल कोर्ट इज एस्टैब्लिश्ड बाय टेकन कॉग्निजेंस ऑफ and tried by the court of special exercising jurisdiction over the area. However, this section shall not affect the power of the High Court to transfer any case or class of case taken cognizance by the court of session under this section. ठीक है, कोर्ट स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस में ले सकती है
कोर्ट ऑफ सेशन एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन ओवर द एरिया, इन लोगों के पास पूरी की पूरी अधिकार है इसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने का। हाउएवर दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट द पावर ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के पावर को इसको अफेक्ट नहीं करता है, हाई कोर्ट फिर भी सुपीरियर रहेगा और हाई कोर्ट की सलाह मशवरा ये लोग ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही बचा अभी। ऑफेंस बाय कंपनीज अंडर सेबी एक्ट 1992 सेक्शन 27 में बात करी है। Where any offence under this act has been committed by any company, every person who is in charge will be responsible. ठीक है, will be responsible, yeah, as well as company shall be deemed to be guilty of the offence. तो उन लोगों को भी, कंपनी को भी पनिश किया जा सकता है। However, nothing shall render any such person liable to any punishment providing in this act without his knowledge. अगर कोई व्यक्ति के नॉलेज में नहीं है वो चीज़ की वो हो रही है, विदाउट हिज नॉलेज और दैट ही हैड एक्सरसाइज्ड ऑल ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि वो कि उसने कुछ गलती करी है, ठीक है, तो वो लायबल नहीं होगा, उसको फिर भी एक तरीके से अपन वो कर देंगे, माफ़ी दे सकते हैं। वेयर, ठीक है, तीसरा पॉइंट, वेयर एन ऑफेंस अंडर द एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय द कंपनी एंड इट इज़ प्रूव्ड दैट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड विद द कंसेंट, यानी कि वो जानबूझ के किया गया था, इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी नेग्लिगेंट on the part any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be deemed to be the guilty of the offence and shall be liable for the proceedings against the punished accordingly, मतलब उन लोगों को फिर पनिश कर दिया जाएगा। सिंपल। हाँ, अभी है एक आखिरी आंसर और वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, आज जिन प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम्स है ये, रिकवरी ऑफ अमाउंट अंडर सेबी एक्ट 1992 सेक्शन है 28A, ठीक है, रिकवरी ऑफ अमाउंट अंडर सेबी एक्ट 1992, इफ अ पर्सन fails to pay the penalty imposed by the adjudicating authority, fails to comply with any directions of the SEBI for refund of monies, fails to comply with the direction of disgorgement यानी कि गलत पैसा, order issued under section 1511B, यानी कि, और दूसरा तीसरा चौथा भी पढ़ लेते हैं, फेल्स टू पे एनी फीस ड्यू टू सेबी, हाँ, कोई भी व्यक्ति पेनल्टी की अमाउंट नहीं भरता है, कोई भी डायरेक्शन जो सेबी ने इशू करे थे वो नहीं फॉलो करता है, या कोई भी डायरेक्शन गलत पैसे को सेबी को देने के लिए बोले थे तो वो नहीं करता है, या कोई भी उसकी फीस बाकी है सेबी को देने की, देन the recovery officer may draw up under his signature a statement in the specified form specifying the amount due from the person referred to a certificate, ठीक है, the recovery officer shall proceed to recover amount specified in the certificate by one or more of the following modes namely, ठीक है, अगर वो नहीं करता है तो रिकवरी ऑफिसर ये लोग हायर करेंगे और वो लोग फिर पैसा जब्त करेंगे, मतलब एक तरीके से वसूली भाई को रखेंगे, ठीक है। अब वो किन किन तरीकों से पैसे ले सकता है तो वो बताया हुआ है, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द पर्सन्स मूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी कोई प्रॉपर्टी है उसके नाम पे तो वो सीधा प्रॉपर्टी बेच देंगे और पैसा रिकवर कर लेंगे। अटैचमेंट ऑफ द पर्सन्स बैंक अकाउंट, अगर कोई उसके नाम पे बैंक अकाउंट है तो उसके अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे वो रख लेंगे। अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द पर्सन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि कोई अगर ज़मीन है या कोई ऐसा बंगला वगला है तो उसको बेच के अगर पैसा निकलता होगा तो उसको रिकवर कर लेंगे। अरेस्ट ऑफ द पर्सन एंड हिज डिटेंशन इन प्रिजन, यानी कि उसको उसके खिलाफ, उसके साथ में कुछ ऐसा है ही नहीं तो सीधा उसको जेल में डाल देंगे। अपॉइंट अ रिसीवर फ्रॉम द मैनेजमेंट, अपॉइंटिंग अ रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पर्सन्स मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो लोग भी एक रिसीवर रख सकते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पर्सन्स मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। कैसे कि अगर सामने वाला बोलता है कि ठीक है मेरे पास मैं तुम लोगों को महीने भर के अंदर पैसा दे दूंगा, ठीक है, अब वो महीने भर के अंदर अपनी प्रॉपर्टी बेच के फरार नहीं हो जाए, उसलिए वो लोग एक रिसीवर को रख सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं जो ये मैनेज करेगा उसकी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज को, कि ये बेच के नहीं रख सके, मतलब बेच के नहीं जा सके और नज़र रखी जाएगी बेसिकली उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद कुछ केस लॉस दिए हुए हैं वो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, और फिर कुछ ना केस स्नाइपेट दिए हुए हैं तो वो एडिशनल पर्पस के लिए है, वो एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं क्या बोला हुआ है। 3 है सिर्फ, देखते हैं। JM Financial Limited, former Vice President Atul Sarogi on July 16, 2020 had settled an alleged insider trading case with SEBI by paying an amount of rupees 15 lakh towards the settlement of charges. During the span of investigation, SEBI observed that Sarogi has entered into 2 off-market trades in share of JMFL
and had not obtained pre-clearance from JMFL for the 2 off-market trades. Besides, he had entered the off-market transaction when the trading window was closed. ठीक है, तो उसके खिलाफ में फिर एक्शन लिया जाएगा कि उसने पीठ पीछे ऑफ मार्केट ट्रेड किया था ना, तो खिलाफ में एक्शन लिया जा सकता है. शेयर होल्डर्स ऑफ द कपाशी कमर्शियल लिमिटेड, a BSE listed company, have satisfied with SEBI a case of alleged violation of takeover norms by passing over 34 lakh amount towards settlement terms. They had filed an application with the SEBI prospering to settle the case of alleged violation of SAST, substantial acquisition of shares and takeovers regulation in respect of change in their shareholding in Kapashi Commercial. It was alleged that the 4 individuals made delayed disclosures to the company and BSE about the change in their shareholding in Kapashi Commercial. ठीक है, एक और है, Northward Financial Planners (NFP) and its partners have settled with SEBI a case related to alleged violation of investment advisor regulation upon payment of rupees 21.67 lakh towards settlement charge. NFP and partners were carrying on investment advisory activity since financial year 2013 and 14, filed application for SEBI registration after a delay of over 4 years and continue to carry an investment advisory activity without seeking registration. ठीक है, इसको छोड़ो. ठीक है, यहाँ पे अपना पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है. सेबी एक्ट 1992 अपन एक बार पीछे से पूरा का पूरा देख लेते हैं. केस लॉ दिए हुए हैं, वो आप एक बार पढ़ लेना. अपन ने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी. आज दिन प्रीवियस एग्जाम था, रिकवरी ऑफ अमाउंट अंडर सेबी एक्ट 1992 कि वो लोग रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं और ऐसे ऐसे ये लोग कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं. ऑफेंस बाय कंपनीज अंडर सेबी एक्ट 1992 पढ़ लेना. स्पेशल कोर्ट पढ़ लेना. फिर ऑफेंस एंड पनिशमेंट काट दो, कॉग्निजिबल काट दो, बायो ज्यूरिसडिक्शन काट दो. फिर ये जो अपन ने प्रोसीजर पढ़ा था, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको पूरी तरीके से अच्छे से करना. बीच में जो मैंने कैंसिल करने के लिए बोला उसको कैंसिल कर देना. 15T 15U एकदम अच्छे से देखना, वो एकदम अच्छे से शॉर्ट नोट बन सकती है सेपरेट. फिर एक देखा था अपन ने पावर्स ऑफ एसेट, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना. अपील टू सुप्रीम कोर्ट आप कर सकते हो, वो देख लेना, इंपॉर्टेंट है. इंट्रोडक्शन पढ़ लेना अच्छे से इसका. पावर टू मेक रेगुलेशन काट देना. फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एजुकेटिंग अथॉरिटी, वो देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. फिर एजुकेटिंग आंसर वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर था और पूछा जा सकता है. सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल प्रोसीडिंग काट देना. सेक्शन 15G इनसाइडर ट्रेडिंग का था, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर. फिर पावर ऑफ सेबी टू टेक मेजर्स ऑफ ऑन ईदर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर था. आज दिन प्रीवियस एग्जाम है और कुछ ही थे, सिर्फ 6 ही हैं, तो देख लेना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है. फिर इसके बाद अपन ने ये देखा था स्टॉप एंड डिसकंटिन्यू वाला, इंपॉर्टेंट है. पावर ऑफ सिविल कोड एक्सेसिबल काट देना. फिर अपन ने ये देखा था पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इंटरमीडियरी और अ पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है, देख लेना. कुछ 9 ही पॉइंट है, अच्छे से हो जाएगा. फिर पावर ऑफ इशू डायरेक्शन काट दो. पावर ऑफ सेबी अंडर सेबी एक काट दो, कोई दिक्कत नहीं है. फिर फंक्शंस इंपॉर्टेंट आंसर है, सिंपल आंसर है, अच्छे से कर लेना. कंपोजिशन मैनेजमेंट काट देना. ऑब्जेक्टिव्स प्रोटेक्ट प्रमोट रेगुलेट, ध्यान रखना. इंट्रोडक्शन पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, पूरे चैप्टर में हो जाएगा. ठीक है जी, इसी के साथ अपना सेबी खत्म होता है. अब इसके बाद अपन एक बार स्कोर्स को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, और फिर डिपॉजिटरीज और लाइन वाइज अपन करते जाएंगे सारे. चलिए जी, थैंक यू सो मच.